Good morning, good morning, good morning, everyone. Good morning, good morning, everyone. Good morning. Good morning, everyone. Good morning. चलो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, है ना। तो सबसे पहले हमारा जो डिस्कशन है वो CA1 का है। CA1 में मैंने टोटल आप लोगों को 12 क्वेश्चन दिए थे। तो कितने क्वेश्चन दिए थे बच्चे आपको? 12। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 12 तक किसी भी क्वेश्चन में डाउट है? 1 से 12 तक एनी डाउट्स? 1 से 12 एनी डाउट्स? किसी को भी डाउट है 1 से 12 तक? क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। 9 के अलावा 9 डाउट है। और कोई डाउट क्वेश्चन नंबर 9 के? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। 11th, ओके। 9th और 11th और कोई? 9th और 11th के अलावा 9th और 11th के अलावा और किसी क्वेश्चन में डाउट? 10th भी डाउट है, ठीक है। 9th 11th 10th, चलो आ जाओ। 9th देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 बोल क्या रहा है कि सर हमारे पास एन ए दे के रखा है, ए एन। एन बिलोंग टू क्या है बच्चे? आपका नेचुरल नंबर है। क्या आपका बच्चे? नेचुरल नंबर है। अब वो बोल रहे हैं हमसे सर N6 इंटरसेक्शन, N6 का आप इंटरसेक्शन बताओ N8 से बताओ, ये आपको बोल रहे हैं। मुझे ये बताओ बच्चे, अगर N6 का N8 से इंटरसेक्शन बोल रहा है तो क्या आपको ये समझ में आता है कि सर N6 का मतलब क्या होगा? 6 के मल्टीपल वाले। कितने वाले? 6 के। तो क्या क्या मल्टीपल आएगा? 6 आएगा, 12 आएगा, 24 आएगा, सॉरी 6 12 18 आएगा, फिर क्या आएगा? 24 आएगा, 30 आएगा, ऐसे करके सीरीज जाएगा। N8 वाला सोचो क्या आएगा? 8 आएगा, 16 आएगा, 24 आएगा, 32 आएगा, 40 आएगा, 48 आएगा। दोनों में पहला इंटरसेक्शन मतलब क्या? कॉमन। तो कॉमन पहला क्या आ रहा है? 24। अब दिख रहा है स्क्रीन? क्लियर है स्क्रीन? स्क्रीन दिख रहा है ना? ठीक है। तो मैंने क्या बोला? N6 का मतलब क्या? 6 12 18 24 30। N8 का मतलब क्या? 8 16 24 32 40 48 आ जाएगा। अब जैसे ही आया तो कॉमन देखो, 24 कॉमन आएगा, फिर अगला कौन सा कॉमन आएगा? 48 आएगा। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि सर इनका जो कॉमन आएगा
वो क्या होगा सर आपका N24 होगा। समझ गए? क्लियर? क्लियर बच्चे? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहे हैं? 10 देखिए, 10 में हमको बोल रहे हैं कि सर एक्स स्क्वायर प्लस कौन सा एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट का मतलब आप सभी को मालूम ही है। तो एम्प्टी सेट का अगर आप देखोगे पहला ए ऑप्शन, तो एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 बराबर 0। इसका डी देखोगे तो क्या आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है। मतलब यहां से आपका एक्स बिलोंगिंग टू क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये ऑप्शन ए ऑप्शन हो गया। अब बात करते हैं सर बी ऑप्शन का, बात करते हैं। तो बी ऑप्शन क्या है सर आपका, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस 1, इसका भी डी सर लेस देन 0 है। तो सर ये भी x बिलोंग टू क्या आएगा सर, 5 आएगा, क्योंकि सर रियल नंबर बोला है तो वो आएगा नहीं। थर्ड वाला देखो, वो आ जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर और लेस देन इक्वल टू 0। तो देख के समझ में आ रहा है सर यहाँ पे x बराबर -1 सेटिस्फाई करेगा। डी ऑप्शन देखिए, तो डी ऑप्शन क्या लिखा है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये क्या लिख रखा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आ गया, x बराबर 1 आ जाएगा। समझ में आया? क्लियर है? 1 या 1 से बहुत सारे नंबर आ जाएंगे एक्चुअल में यहाँ पे। तो मेरा आंसर कौन कौन सा हो जाएगा, ए और बी, 2 आंसर आएंगे इसके। कितने आंसर आएंगे इसके आंसर, 2 आंसर। क्लियर? समझ गए? जिसका भी डाउट था क्लियर? जिसका भी डाउट था क्लियर? चलो 11 देखो, 11 में आपके 2 फाइनाइट सेट है। एक सेट में m एलिमेंट है, दूसरे में n है। तो नंबर ऑफ सबसेट, पहले वाले सेट a में मान लो नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर n होगा, b सेट में नंबर ऑफ सबसेट होगा 2 की पावर n। दोनों का डिफरेंस आपको दे के रखा हुआ है 56। तो 2 की पावर n माइनस 2 की पावर n बराबर 56, ये दे के रखा हुआ है आपको। अब देखो m की वैल्यू को क्या होना पड़ेगा, 8 होना पड़ेगा, और n की वैल्यू को क्या होना पड़ेगा सर आपका 3 होना पड़ेगा। सॉरी, m की वैल्यू को 6 होना पड़ेगा और n की वैल्यू क्या होना पड़ेगा 3, क्योंकि 2 की पावर 6 कितना होता है 64, एंड 2 की पावर 3 कितना होता है 8। तो 64 माइनस 8 कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। क्लियर? समझ गए? जिसका भी डाउट था क्लियर? चलिए अब आ जाइए एचए में। सीए में मैंने इतनी क्वेश्चन दिया होगा, अब आ जाओ एचए में। एचए 1 में आपको मैंने दिया था क्वेश्चन नंबर 19 तक। एचए में दिया था क्वेश्चन नंबर 19, तो अप टू 1 to 19 एनी डाउट? HA1 में अप टू 1 to 19 किसी क्वेश्चन में डाउट है? 1 to 19 किसी भी क्वेश्चन में डाउट है? नो डाउट। बाकियों को, जिसको कोई भी डाउट हो पूछ डालो। 1 से 19 तक किसी भी क्वेश्चन में डाउट है? कोई भी डाउट नहीं? पक्का? बाकी लोग, किसी को कोई भी डाउट है? नो डाउट? पक्का? चलो अगर डाउट नहीं है तो फिर आगे बढ़ेंगे हम। फिर क्या करते हैं बच्चे, हम आगे बढ़ते हैं। कल का लेक्चर आप लोगों को याद ही होगा। कल हम लोगों ने लास्ट में आप लोगों का रियल नंबर, इसके बाद इन सब के बारे में कल क्या किया था, हम लोगों ने डिस्कस किया था। ये सारी चीजें कल हम लोगों ने डिस्कस की थी। याद है आप सभी को ये वाला पॉइंट? मेरे हिसाब से सभी को ये वाला पॉइंट याद होगा। अब उससे आगे की चीजें हम लोग बात करते हैं, ठीक है? उससे आगे की चीजें बात करते हैं। तो अब जैसे अगर आगे की चीजें बात करने चालू करें, चलिए नोट्स ओपन कर लीजिए, आप आगे पढ़ाई करते हैं। आप जल्दी से नोट्स ओपन कर डालो। चलो आ जाओ, आगे बढ़ते, ठीक है? सबसे जो पहला है बच्चे आपका, वो है रैशनल नंबर। जो भी अगला पॉइंट होगा उस पॉइंट पे लिख लेना, HIJ जो भी रहा होगा उसमें सबसे पहले अगला पॉइंट लिखो रैशनल नंबर। क्या लिखेंगे? रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर क्या होता है, इसको सबसे पहले तो हम रिप्रेजेंट क्यू से करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं रैशनल नंबर को? क्यू से करते हैं। रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है? विच कैन बी रिटन which can be written in the form of p upon q, where p comma q belongs to integers, and q not equal to 0। क्या बोला गया बच्चे आपका कि सर अगर मैं इस वाले नंबर को, अगर मैं इसको ऐसे उस वाले फॉर्म में लिखूं,
तो क्या लिखूंगा, x कोई एक रैशनल नंबर है सच दैट x बराबर क्या होगा सर आपका p अपॉन q होगा, और p कॉमा q बिलोंग्स टू इंटीजर होगा, एंड साथ में q नॉट इक्वल टू क्या होना पड़ेगा बच्चे आपका जीरो, क्योंकि डिनोमिनेटर में कभी भी आपका जीरो नहीं आ सकता। समझ में आया ये वाला पॉइंट? क्लियर है? रैशनल नंबर की डेफिनेशन समझ में आई? क्या रैशनल नंबर की डेफिनेशन समझ में आ गई कि सर रैशनल नंबर क्या होता है, कोई भी नंबर जिसको हम लोग p अपॉन q के फॉर्म में लिख ले वो नंबर क्या कहलाता है सर आपका रैशनल नंबर कहलाता है। ठीक है, अब अगला जो आता है बच्चे, ये रैशनल नंबर का हो गया, फिर अगला होता है बच्चे आपका इर्रेशनल नंबर। क्या आता है बच्चे आपका इर्रेशनल नंबर। अब इर्रेशनल नंबर क्या होता है बच्चे आपका, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बच्चे आपका q की पावर c, क्या करते हैं आपका q की पावर c बोल दिया, या आपका बोल दिया q के ऊपर बार बोल दिया। अब ये आपका क्या आ गया बच्चे आपका इर्रेशनल नंबर आ गया। ठीक है, आप ये भी बोल सकते हो कि r माइनस रैशनल नंबर, मतलब आपके पास पूरे रियल नंबर है, तो रियल नंबर आप क्या करोगे, रियल नंबर में रैशनल नंबर को अगर आपने हटा दिया तो जितने भी नंबर बचेंगे वो क्या हो जाएगा आपका इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिएगा, √2, √2 क्या होता है बच्चे आपका एक रैशनल नंबर होता है, √3 रैशनल नंबर है, पाई मैंने बताया था पाई भी क्या है आपका एक इर्रेशनल नंबर है, ई पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, अप्रॉक्स वैल्यू कितनी होती है 3.14 होती है। ई इज अ नेपियर कांस्टेंट, ई क्या होता है बच्चे आपका नेपियर कांस्टेंट, और ये जो नेपियर कांस्टेंट है इसकी अप्रॉक्स वैल्यू होती है 2.7। ये सारे के सारे आपके क्या है रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर है। √4, क्या √4 इर्रेशनल होगा या रैशनल होगा, क्या √4 रैशनल होगा या इर्रेशनल होगा, √4 रैशनल होगा या इर्रेशनल होगा, कोई मुझे ये बताएगा √4 के बारे में, रैशनल और इर्रेशनल। रैशनल होगा, एक्चुअल में ये इर्रेशनल नंबर नहीं है, ये क्या है आपका रैशनल नंबर, क्योंकि √4 क्या होता है आपका 2 होता है, तो 2 क्या आता है आपका एक रैशनल नंबर आता है। समझ में आया? क्लियर? रैशनल और इर्रेशनल नंबर के बीच डिफरेंस क्लियर है? रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर के बीच डिफरेंस क्लियर बच्चे सभी को? चलिए जल्दी से क्लियर, तो इसको एक बार लिख डालिए, जल्दी से रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर का डेफिनेशन लिख डालो एक बार, फिर आगे बढ़ेंगे। हो गया सभी का? आगे बढ़े, क्या सभी का हो गया? डन। चलो अगला पेज लिख डालो जल्दी से। डन? क्या सभी ने लिख लिया? बोलो, हो गया हो तो बता दो, आगे बढ़ेंगे। डन?
चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब कुछ नोट्स लिखते हैं। नोट नंबर 1 है, मेरे को ये बताना ये सही लिखा है या गलत लिखा है। बिटवीन any two numbers on the number line, between any two numbers on the number line, there are infinite rational and irrational number। ठीक है, क्या बोला जा रहा है बच्चे वाले पॉइंट पे कि सर आप क्या करिए, कोई भी दो नंबर लीजिए। आप कोई भी एग्जांपल में आप मतलब कोई भी दो नंबर सोच लो। अब नंबर का मतलब ये नहीं कि इंटीजर आपने सोचा। मान लो बच्चे मैंने दो नंबर सोचा, आपका 1.1 सोचा और आपका दूसरा सोचा सर आपका 1.2 सोचा। अगर मान लो बच्चे मैंने ये दो नंबर आपका सोचा है, तो मेरे को ये देखना है कि सर इसके बीच में कितने नंबर एग्जिस्ट करते हैं, रैशनल और इरैशनल नंबर। तो इनके बीच आपके इनफाइनाइट रैशनल नंबर और इनफाइनाइट इरैशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं। कोई भी दो नंबर लो, उनके बीच हमेशा इनफाइनाइट रैशनल नंबर और इनफाइनाइट इरैशनल नंबर क्या करेंगे, आपका एग्जिस्ट करेंगे। समझ में आया? क्लियर है वाला पॉइंट? बोलो, बोलिए, बताइए। क्लियर? समझा वाला पॉइंट? चलिए दूसरा नोट एक बार आप समझते हैं। ये दूसरा नंबर का नोट है, ये समझिएगा। नंबर जस्ट ग्रेटर देन और लेस देन a given number alpha does not exist। ठीक है, क्या मतलब है बोलने का बच्चा? जैसे देखो एग्जांपल में लिखा, मेरे को ये बताओ मैंने क्या बोला, नंबर जस्ट ग्रेटर देन। अब देखो ये ना दो स्टेटमेंट लिख के रखा हुआ है। अब जब रीड करोगे तो कैसे रीड करोगे, नंबर जस्ट ग्रेटर देन ए गिवन नंबर अल्फा डज नॉट एग्जिस्ट, या फिर क्या रीड करोगे, नंबर जस्ट लेस देन ए नंबर अल्फा डज नॉट एग्जिस्ट। समझ में आ गया? अब मैं अगर आपसे पूछूं बच्चे ये बताना, ग्रेटर देन टू कोई नंबर होगा क्या? ग्रेटर देन 2 कोई नंबर होगा क्या? मैंने आपको बोला कि सर मेरे को 2 से बड़ा कोई नंबर बताओ, तो क्या आप मुझे कोई 2 से बड़ा नंबर बता सकते हो क्या? क्या मुझे कोई 2 से बड़ा नंबर कोई बता सकता है? 3। ओके, एक का आंसर आया 3। मैंने क्या बोला है, नंबर। मैंने इंटीजर बोला क्या? मैंने क्या बोला, ग्रेटर नंबर बोला। नहीं 2.1 नहीं। लो बच्चे, अगर 2.1 बोला तो मैंने बोला बच्चे आपका 2.01 में क्या दिक्कत है? 2.01 में क्या दिक्कत है? और कोई बोलना चाहता है? और कोई बोलना चाहता है क्या? तो इसके बड़ा मैं कोई भी नंबर नहीं बता सकता। ग्रेटर देन जस्ट इससे बड़ा नंबर कोई भी नंबर एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ इंटीजर बोलेगा तो पक्का फिक्स है कि इंटीजर ग्रेटर देन 2 तो वो 3 होगा, पर नंबर नॉट पॉसिबल। समझा? क्या समझ में आया बच्चे? क्लियर? इंटीजर बोलता तो पक्का सही था, पर अगर आपका नंबर बोल रहा है तो नंबर आपका पॉसिबल नहीं है। समझा कि नहीं समझा? क्लियर है? हाँ या ना? समझ गए? चलिए मुझे एक चीज ये बताइएगा, मान लो मैंने एक एग्जांपल लिखा, मैंने लिखा 5 से 10 लिखा, 5 से 10 लिखा, तो मुझे बच्चे इसका ग्रेटेस्ट नंबर बताओ। 5 से 10 लिखा, 10 पे आपका क्लोजेस्ट है, तो बच्चे मुझे इसका ग्रेटेस्ट नंबर बताओ, और सर इसका लीस्ट नंबर बताओ। ग्रेटेस्ट नंबर और लीस्ट नंबर क्या आएगा इसका ग्रेटेस्ट नंबर? ब्रैकेट में याद रखना क्लोज ब्रैकेट है। 5,10 में ग्रेटेस्ट नंबर कितना होगा, कोई मुझे एक बार ये बताएगा? और लीस्ट नंबर, मान लो मैंने 3,8 लिखा, इस बार दोनों जगह पे ओपन है। यहाँ पे बच्चे आपको ग्रेटेस्ट नंबर बताना है और यहाँ पे भी बच्चे आपको लीस्ट नंबर बताना है। दोनों में फर्क समझिएगा, फर्क आपको अब समझ में आएगा। चलो बच्चे बताओ, पहले वाले में ग्रेटेस्ट नंबर बताओ। पहले वाले में आपने बच्चे बोला ग्रेटेस्ट आपका 10 होगा और लीस्ट क्या होगा, 5 होगा। बिल्कुल करेक्ट जवाब, बिल्कुल सही जवाब कि सर अगर क्लोज लगा हुआ है तो ग्रेटेस्ट आपका 10 आ जाएगा और लीस्ट कितना आ जाएगा, 5। लीस्ट मतलब क्या, सबसे छोटा नंबर। अब मुझे इसमें बताओ, जब ओपन लगा दिया मैंने, जब मैंने आपका ओपन लगा दिया तब क्या आएगा, ये बताओ, तब क्या आएगा ग्रेटेस्ट नंबर? 7।
नंबर बोला है बच्चे, याद रखिएगा, इंटीजर नहीं बोला है, इंटीजर नहीं बोला है बच्चे, याद रखो। नॉट पॉसिबल, 8 पे आपका ओपन है, अगर 8 पे आपका अगर ओपन है तो ये नॉट पॉसिबल, ग्रेटेस्ट नंबर आपका पॉसिबल नहीं है, यहां भी आपका ग्रेटेस्ट नंबर पॉसिबल नहीं है। हाँ यहां पॉसिबल है, ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा 7 और लीस्ट इंटीजर कितना होगा 4 होगा। समझा? क्लियर है? समझ में आया? बोलो, क्लियर हुआ सभी को? अच्छे से समझ गए ना? चलिए, ये मेरे हिसाब से मतलब समझ में आ गया होगा आप लोगों को। क्लियर? चलिए अब आ जाते हैं अगला, नोट नंबर 3। नोट नंबर 3 है बच्चे कि जो प्लस माइनस इंफिनिटी है ना, इज नॉट ए नंबर, इट नॉट ए नंबर, इट इज नॉट ए नंबर, इट इज जस्ट ए नोशन। नोशन मतलब क्या? रिप्रेजेंटेशन। क्या मतलब है बोलने का बच्चा कि जब अगर मान लो आपका इन्फिनिटी और प्लस माइनस जो इन्फिनिटी, यदि इन्फिनिटी हो गया या निगेटिव इन्फिनिटी हो गया, ये ना कोई आपका एक नंबर नहीं होता, ये क्या होता है? केवल बहुत बड़े नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। क्या है बच्चे आप लोगों का? बहुत बड़े नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। मैं इसको क्या बोलूंगा? इट इज जस्ट ए नोशन। दैट्स वाई बच्चे मैंने आपको बोला था कि हमेशा जो इन्फिनिटी आएगा तो वहां पे हमेशा क्या होता है आपका? ओपन ब्रैकेट होता है। तो उसमें मैं क्या लिख सकता हूं? इन इंटरवल, इन इंटरवल इफ ऑकर्स प्लस माइनस इंफिनिटी will always be present with, will always present with ओपन ब्रैकेट। क्या बच्चे आपका? ओपन ब्रैकेट। समझ में आया? क्या ये पॉइंट क्लियर है सभी को? समझा? क्या बताया गया कि सर इन्फिनिटी कोई आप कहीं पे भी आप इन्फिनिटी नहीं लिखोगे, आप जस्ट वो क्या है आपका एक नोशन है बहुत बड़े नंबर को रिप्रेजेंट करने का। समझा? चलो अगर ये समझ में आ गया ना तो मुझे ये बताना कि सर 1/0 क्या होता है और सी आपका बच्चे 1/infinity क्या होता है, कोई मेरे को ये बताएगा? तो चलो मैं ये लिख देता हूं, मैंने मान लो ये लिख दिया और बच्चे मैंने ये लिख लिया। क्या ये स्टेटमेंट सही लिखा है या गलत लिखा है कि सर 1/0 इज इंफिनिटी या 1/infinity इज 0? इज इट राइट और रॉन्ग? क्या ये सही लिखा है, ट्रू या फॉल्स? आप ये बताइए। 1/0 इंफिनिटी है और 1/infinity 0, क्या ये सही लिखा है या गलत लिखा है? बताइए, जल्दी से बोलिए, सही है या गलत? बताओ, अरे बोलो, सही है या गलत है? ट्रू है, ओके ट्रू। चलिए एक का आंसर आया, ट्रू आया, फॉल्स आया, फर्स्ट इज नॉट पॉसिबल। पहला ठीक है, पहला तो नहीं होगा। एक्चुअल में 1/0 जो होता है ना बच्चे, वो आपका अनडिफाइंड होता है, उसको हम इंफिनिटी नहीं लिखते हैं, उसको क्या लिखते हैं बच्चे हम लोग? आपका अनडिफाइंड लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? अनडिफाइंड लिखा जाता है। दूसरे वाले के बारे में बताओ, 1/infinity बराबर 0, 1/infinity बराबर 0, क्या ये सही है या गलत है? 1/infinity बराबर 0, ये हमेशा याद रखिएगा। अगर आपका कभी भी डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो वो आपका अनडिफाइंड हो, ऊपर कुछ भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका नीचे अगर आपका 0 आ गया तो फंक्शन क्या हो जाएगा बच्चे? आपका अनडिफाइंड होगा। क्या होगा बच्चे? आपका अनडिफाइंड होगा। समझा? चलिए बताइए, ये सही है या गलत है? दूसरा वाला सही है या गलत लिखा है मैंने? जल्दी बोलो, जल्दी, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। गलत है या सही है? ट्रू है। चलो प्रतीक का आंसर आया ट्रू, बाकियों का? बाकी लोगों का आंसर फॉल्स। एक्चुअल में ये भी आपका नहीं होता, एक्चुअल में 1/infinity भी आपका अनडिफाइंड होता है। ये भी क्या होता है बच्चे? आपका अनडिफाइंड होता है। अरे यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ना, ये क्या, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, तो वही लिख के रखा हुआ है। ये भी क्या होगा सर? आपका अनडिफाइंड होगा। क्या पहले 3 पॉइंट समझ में आए जो मैंने अभी 3 पॉइंट बोला? क्या सभी को तीनों पॉइंट क्लियर है, हाँ या ना? क्लियर सभी को? चलिए, अगर तीनों क्लियर है तो पहले ये तीनों पॉइंट लिखो, फिर आगे बढ़ेंगे।
फिर आगे बढ़ा जाएगा। लिखिए एक बार। जल्दी से बताइए, लिखिए। डन। क्या सभी का हो गया? डन बच्चों। चलो अगला पेज लिख डालो, जल्दी से ये अगला पेज लिख डालो। डन बच्चे, ये वाला पेज, क्या ये वाला पेज बच्चों हो गया? डन बच्चों। सभी का हो गया? चलिए, अगर हो गया तो आगे बढ़िए। ये लीजिए अगला पेज लिखिए, जल्दी से अगला पेज लिख डालो।
डन। क्या सभी का हो गया बच्चे यहां तक? वेट, ठीक है, लिख डालिए। बिल्कुल वेट किया जाएगा। नोशन, नोशन मतलब रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन। डन एवरीवन, आगे बढ़े? क्या आगे बढ़ा जाए? बोलिए, आगे बढ़ा जाए? ठीक। नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होता है समझते हैं इसके बारे में, आइए। वेन डायग्राम, नेक्स्ट हेडिंग है बच्चे आपका वेन डायग्राम। वेन डायग्राम, ठीक है। देखो आ जाओ, ध्यान से इसको समझते हैं वेन डायग्राम को कि सर एक्चुअल में है क्या, क्या ये चीज है। तो जैसे देखो बच्चे, मान लो मैंने आपका एक ऐसे करके सेट बनाया, ये आपका कुछ बॉक्स बनाया, उसके अंदर बच्चे मैंने दो सेट बनाए। सेट को हम सर्कल से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। एक सर आपका सेट ए है और दूसरा क्या है सर आपका सेट बी है, ठीक है। तो ये जो पार्ट हो गया, ये बेसिकली जो ये पूरा बड़ा सा पार्ट आ गया, ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया। ये क्या हो गया सर आपका यूनिवर्सल सेट हो गया। और सर उसके अंदर हमने क्या किया, आपका दो सेट बनाए हैं ए और बी, जिनमें कुछ पार्ट आपका क्या है बच्चे आपका कॉमन है, कुछ पार्ट आपका कॉमन नहीं भी हो सकता, पर अभी मान लेते हैं कुछ पार्ट बच्चे आपका कॉमन है। ये मान लो बच्चे आपका ये 1 वाला रीजन है, ये आपका 2 रीजन है, ये आपका कौन सा रीजन है, 4 रीजन है। तो बच्चे आप मुझे ये बता सकते हो कि सर ए का कौन कौन सा रीजन आएगा, तो बोलोगे सर 1 वाला रीजन प्लस में कौन सा आ जाएगा बच्चे आपका 2 वाला रीजन आ जाएगा। बी में बच्चे आपका कौन सा रीजन आएगा, आपका 2 वाला रीजन, और कौन सा आ जाएगा सर आपका 3 वाला रीजन आ जाएगा, आ जाएगा। मुझे बच्चे कोई ये बताएगा कि सर ए यूनियन बी का कौन सा रीजन होगा, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, मिनिमम एक बार तो आना ही चाहिए, मतलब अगर आइदर यहां भी प्रेजेंट हो जाए यहां भी प्रेजेंट हो जाए। तो ए यूनियन बी का कौन सा रीजन होगा, चलिए सैम का आंसर आया 1 2 3, और बाकियों का 1 2 3, ओके 1 2 3। चलिए आपकी बात मैं मान लेता हूं कि कौन सा रीजन आएगा, 1 2 3 आएगा, आएगा। मुझे बच्चे ए इंटरसेक्शन बी का रीजन बताओ। ए यूनियन बी का तो सभी ने बता दिया, ए इंटरसेक्शन बी का कौन सा रीजन आएगा आपका, ए इंटरसेक्शन बी का करेक्ट जवाब रीजन नंबर 2 आएगा, आएगा। अब बच्चे मुझे बताना ए बार का रीजन बताओ, ए बार का रीजन, ए बार का, इस बार मुझे ए बार का रीजन बताइए, जल्दी से ए बार का रीजन बताओ। ए बार का रीजन, ए के अलावा, याद रखना ए बार का मतलब क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए बार का मतलब क्या हो गया, ए के अलावा। तो ए के अलावा कौन कौन सा रीजन है आपका, 3 वाला रीजन है और 4 वाला रीजन है, यस। 2 नहीं आएगा, 2 में देखो ए का पार्ट आ रहा है, देखो 2 में ए वाले ए का पार्ट आ रहा है। तुम्हारा कौन सा पार्ट बचा, 3 वाला पार्ट और 4 वाला पार्ट। अब बताओ बी का रीजन बताओ, एक बार बी बार का रीजन बताओ जल्दी से, बी बार का रीजन बताया जाए, बी बार का, ध्यान से देख के बोलो, बी बार, बी बार, बी बार का मतलब क्या, बी के अलावा, करेक्ट। तो 1 प्लस 4 वाला रीजन, बिल्कुल करेक्ट जवाब, 1 प्लस 4 वाला रीजन करेक्ट है। अब मुझे बताना एक बार ए माइनस बी का रीजन, ए माइनस बी का बताओ एक बार, ए माइनस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए का वो पोर्शन लिखना है बी को हटा के, बी को हटा दो ए में से, जो बच जाए वो आपका ए माइनस बी होगा, बिल्कुल करेक्ट 1 वाला रीजन। तो बी माइनस ए क्या होगा, कोई मुझे ये बताएगा, बी माइनस ए कौन सा रीजन होगा, बी माइनस ए का रीजन कौन सा रीजन आ जाएगा आपका, 3rd वाला रीजन आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट बच्चे,
आप समझ गए, एकदम समझ गए इस वाले पार्ट को कि सर हाँ कौन सा रीजन क्या है। क्लियर? चलो अगर ये समझ गए ना तो मुझे ये भी, आप चलो इतना बता ही रहे हो तो मैं इसको ऊपर लिख रहा हूं, ठीक है। मुझे एक बार ना ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बता दो। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए यूनियन बी का बार, पूरे में बार लगा हुआ है, ए यूनियन बी का पूरे में बार लगा हुआ है। कोई मुझे बताएगा कि सर कौन सा रीजन आएगा आपका? सेकेंड नहीं, सेकेंड नहीं हो सकता बच्चे। ए यूनियन बी का कौन सा रीजन है? ए यूनियन बी आपका 1 2 3 है, तो 1 2 3 के अलावा कौन सा रीजन बचेगा आपका? फोर्थ रीजन बचेगा। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, ए यूनियन बी में पूरे का बार लगा दिया। क्या लगा दिया? पूरे का बार लगा दिया। समझा? चलो इतना समझ गए, मुझे इसको भी बता दो, ए इंटरसेक्शन बी बार का रीजन। ये लो, ए इंटरसेक्शन बी बार का रीजन, इसको मैं लिखने के लिए आपका ये भी लिख सकता हूं, ए इंटरसेक्शन बी का बार 1 3 4। करेक्ट जवाब 1 + 3 + 4। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट, समझ गए एकदम, आप लोग समझ गए अच्छे से। चलिए ये समझाना, तो मुझे एक बार ये भी बता दो, चलो ए बार यूनियन बी बार का रीजन। लो भाई ये बताओ, ए बार यूनियन बी बार का रीजन, ए बार यूनियन बी बार का रीजन, ये बताइए, ये मजा आएगा करने में। जल्दी बताओ, ए बार यूनियन बी बार का रीजन। 2 और 4, ध्यान से सोचो, यूनियन है बीच में, बीच में यूनियन है, बीच में यूनियन है, याद रखना, बीच में यूनियन है। सोचो 1 3 4, साहिल का आंसर है 1 3 4, ओंकार का है 1 2 3, सैम का 1 3, हर्ष, हर्ष नाम है तेरा 1 2 3, प्रतीक का 1 2 3, विष्णु का 1 3 4। ओके बच्चे, 1 3 4 विष्णु का, 4 नहीं है, चल 1 3। बच्चे आप सोचो, आप इधर देखो, अभी आपने ए बार का रीजन बताया मुझे, ए बार का रीजन बच्चे आपने मुझे क्या बताया कि सर 3 है और 4 है। मुझे बच्चे आपने बी बार का रीजन बताया, सर आपका 1 है और 4 है। तो यूनियन लोगे तो क्या होगा, कोई भी एक जगह आ जाए तो क्या आएगा, 1 + 3 + 4। समझा? क्या ये समझ में आया जो मैंने अभी आपको बताया? क्लियर है? हाँ या ना? समझा? चलिए अगर ये समझ गया तो मुझे ये भी बता दो, ए इंटरसेक्शन बी बार, ये बता दो। चलो ए बार इंटरसेक्शन बी बार का रीजन बता दो। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए बार इंटरसेक्शन बी बार। सोच के बताना, ऐसे तुक्का नहीं मारना है, सोच के बताओ, लिखो और बताओ। चलो 4 आया, यस करेक्ट जवाब 4 वाला। अरे ए बार का रीजन सोचो, अभी आपने लिखा, तो ए बार क्या लिखा आपने बच्चे, 3 लिखा और 4 लिखा। बी बार आपने क्या लिखा बच्चे, आपका 1 लिखा और 4 लिखा। दोनों में कॉमन रीजन कौन सा है, केवल 4 वाला रीजन कॉमन है। समझ में आया? क्लियर? हाँ या ना बताइए, समझा या नहीं समझा? बच्चे अगर आप यहां पे देखो तो आपको दो चीजें इक्वल दिख रही होगी। अगर आप ध्यान से देखो तो सर ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी बराबर है, सर ये वाली क्वांटिटी और सर ये वाली क्वांटिटी आपकी बराबर है। तो इसी में हमारा एक लॉ आता है, दैट इज डी मॉर्गन्स लॉ। क्या आता है बच्चे आपका, डी मॉर्गन्स लॉ। क्या होता है डी मॉर्गन्स लॉ में बच्चे आपका, अभी आपने देखा, क्या देखा बच्चे आपने कि सर ए यूनियन बी का जो बार है वो किसके बराबर आ रहा है, ए बार इंटरसेक्शन बी बार के। तो देखो वही चीज को मैं लिखने जा रहा हूं आपका, पहला कि सर ए यूनियन बी का अगर आप बार ले लो तो सर ये क्या आ जाता है, ए का बार इंटरसेक्शन बी का बार। बोलने का क्या मतलब है कि सर ये जो आपका ये कॉम्प्लीमेंट सेट को, अगर ये जो आपका कॉम्प्लीमेंट है, अगर इसको सर आप अंदर लेके जाओ तो ये सबको पलट देता है। ए को किस में पलटा, ए बार में पलटा, बी को किस में पलटा, बी बार में पलटा, और यूनियन को किस में पलट दिया, इंटरसेक्शन में पलट दिया। तो अपने आप दूसरा वाला भी मुझे बता सकते हो कि सर ए इंटरसेक्शन बी का अगर मैं बार लिखूं तो क्या लिखूंगा बताओ बच्चे यहाँ पे कि सर पहले ए को पलट दो तो ए बार आ गया, इंटरसेक्शन को पलट दो यूनियन आ गया, और बी को पलट दो तो क्या आ गया, बी बार आ गया। समझ में आया?
अरे ये मत समझना, ये बार का मतलब वही है, इसको आप इक्वालिटी में ऐसे भी लिख दो, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, एक ही बात है। समझा? क्या ये पॉइंट समझ में आया? आप उल्टा भी जा सकते हो कि सर अगर कभी कभी ऐसा लिख के रखा हुआ है तो आप इस बार को बाहर ले आओ, तो बार को बाहर लाओगे तो सबको पलट देगा, तो पलट के ए को ए में, ए बार को ए में कन्वर्ट किया, इंटरसेक्शन को यूनियन में कन्वर्ट किया, और बी बार को बी में कन्वर्ट किया, और ये पूरे बाहर आ गया। समझा? क्या डी मॉर्गन्स लॉ समझ में आया? हाँ या ना? क्या डी मॉर्गन्स लॉ क्लियर है सभी को अच्छे से? समझा डी मॉर्गन्स लॉ? चलो डी मॉर्गन्स लॉ समझ में आया। अब आ जाते हैं बच्चे आपका अगला, एक मैं आपका फॉर्मूला डिराइव करने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। एन ए यूनियन बी, आपका लिख के रखा है एन ए यूनियन बी लिख के रखा हुआ है। देखो बच्चे अभी कुछ देर पहले मैंने ए यूनियन बी को कोई रीजन बताया था, वो बोला था 1 + 2 + सर आपका 3 आ गया, आ गया। अब सर मेरे को बताइएगा 1 + 2 + 3 लिखा, सर 1 + 2 वाला रीजन कौन सा है? 1 + 2 वाला रीजन, तो सर 1 + 2 वाला रीजन ए वाला रीजन है, उसको मैंने 1 + 2 इन दोनों को कंबाइन करके मैंने क्या लिख दिया सर आपका Na लिख दिया। क्या लिख दिया सर आपका? Na लिख दिया। प्लस मैंने यहाँ पे 3 किया। अब देखो सर यहाँ पे 2 मैंने अपने से ऐड किया और 2 मैंने सर अपने से सब्सट्रैक्ट किया, कोई फर्क पड़ेगा क्या? अगर मैं 2 अपने से ऐड कर दूं और 2 अपने से सब्सट्रैक्ट कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ना है आप लोगों का। तो यहाँ पे देखो अब क्या है, ये Na आ गया, ये वाला क्या आ गया सर आपका? Nb आ गया, और सर ये 2 मतलब क्या बचा सर आपका? Na इंटरसेक्शन B बचा। तो सर ये आपका फॉर्मूला आया। क्या फॉर्मूला है सर आपका? A यूनियन B, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B इज इक्वल टू Na प्लस Nb माइनस Na इंटरसेक्शन B। Na यूनियन B का क्या मतलब है सर? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B। समझा? क्या डी मॉर्गन्स लॉ यहां पे समझ में आया? जो मैंने ये अभी बोला फॉर्मूला क्या डिराइव करना समझ में आया? दोबारा सुनो, ए यूनियन बी क्या होता है आपका? कुछ देर पहले मैंने बताया आपका कि सर रीजन 1 2 3, अरे अभी ड्रॉ किया था हमने, रीजन ड्रॉ कर लेते हैं। चलो ये आ गया आपका, ये 1 वाला है, ये 2 वाला, ये 3 वाला, ये 4 वाला। तो मैंने बोला कि सर ए यूनियन बी 1 + 2 + 3 है। अब मुझे सर Na Nb के फॉर्म में लाना था, तो मैंने क्या किया, 1 + 2, ये जो 1 + 2 वाला रीजन कौन सा? Na वाला रीजन है। सर मुझे ना 2 + 3 चाहिए जिससे मैं Nb लिख पाऊं, तो मैंने क्या किया, अपने से ये 2 को ऐड किया, अपने से 2 को क्या किया, सब्सट्रैक्ट किया। तो 3 + 2 अपने आप बच्चे क्या हो गया आपका? Nb हो गया। क्या हो गया बच्चे आपका? Nb हो गया। और ये 2 वाला रीजन कौन सा? A इंटरसेक्शन B वाला रीजन है। समझ में आया? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? बोलो, समझा? सिया क्लियर? क्लियर, चलो क्लियर हो गया। अब सर इसी में ना सर आपका एक अगला पॉइंट आ सकता है कि सर ए यूनियन बी का मैक्सिमम वैल्यू कब हो। ध्यान से समझिएगा इस वाले चीज को मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है? ध्यान से अगला वाला पॉइंट समझिएगा। तो ध्यान से समझना बच्चे, मुझे ये बताओ, अगर मान लो मैं आपसे पूछूं, चलो एक केस ले लेते हैं आपका, मैं एक केस लेता हूं, ठीक है? जैसे मैंने केस लिया कि सर मैं आपका ये वाला केस ले लेता हूं, ऐसे करके ये वाला लिखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये वाला केस मैंने आपका ले लिया। अब मुझे बताओ बच्चे, ये कौन सा केस है? ये आपका ए आ गया, और ये कौन सा आ गया बच्चे? आपका बी आ गया। इसको हम लोग बोलते हैं बच्चे डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे आपको? इसको डिसजॉइंट सेट बोला जाता है, डिसजॉइंट सेट। अब डिसजॉइंट सेट है तो क्या बच्चे आपको यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी कॉमन दिख रहा है क्या कुछ? क्या बच्चे यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी कॉमन है क्या कुछ? नहीं है। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं बच्चे की नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी बराबर में कितना आ जाएगा बच्चे आपका? 0। मतलब ए इंटरसेक्शन बी अगर आपका 0 है बच्चे, तो ऐसे सेट को हम क्या बोलते हैं बच्चे? आपका डिसजॉइंट सेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चे? आपका डिसजॉइंट सेट बोला जाता है। समझा? क्लियर है? बोलो, पक्का समझ गए? डिसजॉइंट सेट का मतलब समझ में आया? चलो अगर ये समझ में आया ना, तो एक पॉइंट बच्चे आपके पास और है कि सर मुझे ना ए यूनियन बी का मैक्सिमम वैल्यू लिखना है, और साथ में सर मुझे ए यूनियन बी का मिनिमम वैल्यू भी लिखना है। तो मुझे ये बताओ बच्चे, अगर आपको ये समझ में आ रहा होगा कि सर ए यूनियन बी का मैक्सिमम वैल्यू लिखना है, तो क्या ये समझ में आता है कि सर ए यूनियन बी का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? Na प्लस Nb माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये क्या आ जाए बच्चे? आपका मिनिमम हो जाए। अगर बच्चे
ए यूनियन बी को मेरे को मैक्सिमम लाना है ना, तो ये जो माइनस के बाद वाला चीज है इसको क्या होना पड़ेगा, मिनिमम होना पड़ेगा। और अगर मुझे ए यूनियन बी का मिनिमम चाहिए तो आप अपने आप समझ गए होगे कि सर मुझे ए इंटरसेक्शन बी का क्या चाहिए होगा, मैक्सिमम चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा बच्चे, आपका मैक्सिमम चाहिए होगा। समझ में आया? मुझे अब ये बताओ ए इंटरसेक्शन बी का मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है, आप सोच के देखो कि सर ए इंटरसेक्शन बी का मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है। अभी मैंने कुछ देर पहले बोला है ए इंटरसेक्शन बी का मिनिमम वैल्यू कब हो सकता है, क्या होगा, जीरो होगा। क्या होगा, जीरो। इसका मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है, जीरो। तो ये क्या आ गया सर, आपका एन ए प्लस एन बी आ गया। ये कौन सा केस आया, जब ए यूनियन बी क्या आ जाएगा सर, आपका मैक्सिमम आ जाएगा। समझ में आ गया, क्लियर ये वाला पॉइंट, बोलो समझा, हाँ या ना, सभी को समझ में आया? चलिए अब इसकी बात करते हैं। अब ये वाला बच्चे एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी का मैक्सिमम की बात की जा रही है। तो सर मैक्सिमम के केस पे क्या होगा, क्या कोई मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर सकता है क्या, ए इंटरसेक्शन बी का मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर सकता है या क्या कोई न्यूमेरिकली वैल्यू, ये मेरे को मालूम नहीं है, इसके बारे में मैं नहीं बता सकता। इसलिए इसको मैं सर ऐसे लिखता हूं एन ए प्लस एन बी माइनस का, चलो इसको बस यही रहने दो, अभी आप क्वेश्चन करेंगे तो ये समझोगे। यहां तक समझ में आया, इसको रहने दो, इसको क्वेश्चन समझाऊंगा। क्या ये पॉइंट समझ में आया, बोलो सभी को समझा जो अभी तक मैंने पॉइंट्स बोले, एक एक पॉइंट क्लियर है वेन डायग्राम का, बताओ समझा? चलो समझ में आया तो जल्दी से इसको नोट डाउन करो, ये लो भाई नोट डाउन करिए। जल्दी से लिख डालो। डन एवरीवन?
सभी का हो गया? डन। चलो अगला पेज, जल्दी से डी मॉर्गन्स लॉ लिख डालो। ये वाला पेज हो गया होगा मेरे हिसाब से बच्चे सभी का। क्या सभी का हो गया ये वाला पेज? डन, एवरीवन डन। चलो अगला पेज लिख डालो। हो जाए बच्चे तो बता दीजिएगा। फिर इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। हो गया? डन एवरीवन? बच्चे डन? बच्चे डन? चलो आ जाओ। अरे ये वाला पेज भी बचा अभी, इस पेज को भी लिख डालो। बच्चे हो जाए तो बता दीजिएगा। चलिए
क्वेश्चन करिएगा, एक क्वेश्चन है, ध्यान से करिएगा। इन ए क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स, इन ए क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स 25 आर टेकिंग इंग्लिश, 25 आर टेकिंग इंग्लिश and 17 are taking mathematics, ठीक है। if 7 are taking both subject, 7 are taking both subjects, then find a part, how many students are taking English only, और हाँ ठीक है, बस ये लिख दो। और इसका जो बी पार्ट है, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर neither taking English nor mathematics। चलिए भाई बताइए, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन लैंग्वेज समझ में आ गया होगा कि लैंग्वेज क्या है। लिख के जल्दी से सॉल्व करके मुझे बताइए। बताओ बच्चों, आया क्या आंसर? फर्स्ट का आया 18, ओके, ओनली 18, ओके, फर्स्ट का आया 18, ठीक है। मैं डायग्राम बना के देखता हूं एक बार। ए को हम इंग्लिश बोल देते हैं, है ना, और सर बी को हम क्या बोल देते हैं? मैथमेटिक्स बोल देते हैं, ठीक है। अब मुझे क्या देके रखा हुआ है? हाँ, और इसका मतलब एन ए कितना आ जाएगा? 25, एन बी मुझे मालूम ही है। हाँ, एन बी कितना आ जाएगा आपका? एन बी है आपका 17 है, ठीक है, एन बी आपका 17 हो गया। एन ए इंटरसेक्शन बी आपका कितना है? 7 है। हाँ, देख के समझ में आ रहा है सर, पूरा आपका 25 है। ओनली इंग्लिश का मतलब क्या है? यहाँ पे उन्होंने लिख के रखा है एन ऑफ ओनली इंग्लिश। इसका क्या मतलब बोल रहे हैं बच्चे आप लोगों को कि सर मुझे एन ऑफ ए बार बताओ। एन सॉरी, ओनली इंग्लिश मतलब क्या? एन ए
माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, मुझे ये बताना है। तो देख के समझ में आया, टोटल 25 है, साथ ये हो गया, ये 7 है, टोटल 25, तो ये कितना हो गया 18 आ जाएगा। ये वाला पोर्शन आपका कितना है 17, ये 7 हो गया, तो कितना है 10 आ गया। अब मेरे को टोटल स्टूडेंट कितने हैं, बी वाला क्या बोल रहा है कि जिन्होंने कुछ भी नहीं लिया है, तो कुछ भी नहीं लिया है इसका मतलब सबसे पहले ए यूनियन बी निकाल लो। तो ए यूनियन बी क्या आ जाएगा सर आपका, एन ए प्लस एन बी, करेक्ट जवाब, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो सर आपका एन ए कितना है, एन ए सर आपका है 25, एन बी कितना है 17 माइनस 7, तो कितना आ गया 42, 35 आ गया। तो सर टोटल ये 35 आ गया, तो बचे हुए पार्ट में कितने लोग होंगे 5, तो ए पार्ट का आंसर आ गया सर आपका 18, और बी पार्ट का कितना आ गया सर आपका 5। सभी का यही आया है क्या, सभी का यही आंसर आया है, बाकी लोग क्लियर, समझ में आ गया सभी को अच्छे से, पक्का पक्का। चलो एक क्वेश्चन और करो, अगर समझ गए तो एक क्वेश्चन और करो। ये लो भैया अगला क्वेश्चन, 100 people are asked if they can sing or dance, ठीक है। 34 people neither sing nor dance, 46 people 46 people can sing, और 50 people can dance, ठीक है। हाउ मैनी people can sing but not dance, चलो बताओ, जल्दी से बताइए इसका आंसर। जल्दी से बताओ इसका आंसर। सॉल्व करो बच्चे जल्दी जल्दी।
किसी का आंसर आया बच्चे? 16 करेक्ट जवाब। करेक्ट जवाब बच्चे, करेक्ट जवाब। करेक्ट। समझ में आया बाकियों को? क्या बाकी लोगों को क्लियर है? समझ गए? देखो आपको क्या क्या दे रखा था, 34 दे रखा था, तो सर आप ए यूनियन बी निकाल सकते हो, क्योंकि सर अगर ये बाहर वाला रीजन 34 है तो सर ये वाला रीजन कितना आएगा आपका? 66 आएगा। तो टोटल 100 है, तो 100 में 34 माइनस कर दिया, तो सर मैंने ए यूनियन बी निकाल लिया। लो सर ये आ गया। अब मुझे कौन सा रीजन चाहिए? मैंने ये वाला रीजन चाहिए। इसके लिए मुझे ए इंटरसेक्शन बी चाहिए होगा। तो ए इंटरसेक्शन बी कहां से आया? फॉर्मूले से मैंने निकाल लिया। इंटरसेक्शन बी 30 आ गया। तो सर ये आपका 30 है, तो ये अपने आप कितना बचेगा? 16 बचेगा, और जो बाद वाला पार्ट होगा वो 50। ये कितना आ जाएगा सर आपका? 20 आ जाएगा। समझ गए? क्या सभी को क्लियर है? एवरीवन क्लियर? हाँ या ना? बोलो। समझा? बाकी लोग सभी को क्लियर है ना? चलिए क्लियर है, वेरी गुड। लिख डालिए एक बार। कल का जो होमवर्क रहेगा ना बच्चे, CA1 HA1 कंप्लीट कर लीजिएगा पूरा। CA1 HA1 कंप्लीट कर डालना। कल का होमवर्क ये रहेगा आपका। अभी और पढ़ेंगे, अभी जाना नहीं है, अभी और पढ़ते हैं। क्या होमवर्क है आपका? CA1 HA1 कंप्लीट करना है कल। कल पहले वो डिस्कशन करेंगे, देन आगे बढ़ेंगे हम। लिख लिया? आगे बढ़ें? क्या बच्चे आगे बढ़ा जाए? बोलो। आगे बढ़ें? चलो आ जाओ। 2 सेट के लिए तो देख लिया, अब आ जाओ बच्चे 3 सेट के लिए देखते हैं। तो 3 सेट मान लो आपका, मैंने ऐसे 3 सेट बनाया। 3 सेट के लिए आपका ये पहला सेट हो गया, ये सर आपका दूसरा सेट हो गया, सर ये आपका कौन सा सेट हो गया? सर तीसरा सेट हो गया। हो गया सर, ये ए है, ये बी है, ये आपका सी है। क्लियर? अब मुझे बच्चे कोई एन ए का पार्ट बताएगा। ये रीजन मैं मार्क कर देता हूं। 1 2 3 4 आ गया, 5th आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया। मुझे कोई एन ए का रीजन बताएगा? मुझे कोई एन ए का रीजन बताएगा? एन ए का, एन ए का रीजन कोई बताएगा मुझे? एन ए का कोई मुझे रीजन बताएगा? 1 2 5 6। यस, 1 आ गया, 2 आ गया, 5 आ गया और 6 आ गया। करेक्ट जवाब। बी का रीजन बता दो मुझे, एनबी का रीजन। तो एनबी का रीजन अपने आप बोल दोगे सर? 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 4 आएगा। मुझे कोई एनसी का रीजन बता दो। तो सर एनसी का रीजन क्या आएगा आपका? 4 आएगा, 5th आएगा, 6 आएगा और 7th आ जाएगा। करेक्ट जवाब। मुझे कोई ए इंटरसेक्शन बी का बताओ। अब केवल ए इंटरसेक्शन बी बताना। ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी और सी इंटरसेक्शन ए, ये इनका बताओ। सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी, तो करेक्ट बताया। 2 वाला रीजन और 5 वाला। देखो ए और इंटरसेक्शन बी में क्या का, ए इंटरसेक्शन बी में देखो क्या कॉमन आ रहा है? ये पूरा ये वाला पोर्शन आ रहा है। तो कौन सा रीजन आ गया? 2 और 5। बी इंटरसेक्शन सी बताओ। बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी वाला रीजन बताओ जल्दी से। 4 और 5 करेक्ट जवाब, बिल्कुल सही। सी इंटरसेक्शन ए बताओ। सी इंटरसेक्शन ए, सी इंटरसेक्शन ए 5 और 6 करेक्ट जवाब, बिल्कुल करेक्ट। मुझे कोई ये भी बता दो, चलो इतना बता दिया, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी भी बता दो। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी भी बता दो। केवल 5वां वाला रीजन, बिल्कुल करेक्ट जवाब। अब इतना बता दिया तो ओनली ए बताओ। ओनली ए, ओनली बी एंड ओनली सी, ये भी बता दीजिए आप। ओनली ए 1 वाला रीजन, ओनली बी 3rd वाला रीजन, ओनली सी 7 वाला रीजन। बिल्कुल करेक्ट जवाब बच्चे, आपने बिल्कुल करेक्ट बताया सभी लोगों ने।
137 बिल्कुल करेक्ट। 1 वाला आ गया ओनली ए, ओनली बी आ गया 3 वाला रीजन, ओनली सी आ गया आपका ये वाला रीजन। सभी को मेरे हिसाब से ये वाला पोर्शन आपका क्लियर होगा। यहां पे ना बच्चे एक फॉर्मूला आता है सर, ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला आता है। जब तीन सेट आ जाए तो सर फॉर्मूला क्या आएगा, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये आपका बच्चे फॉर्मूला आता है कितने सेट के लिए, तीन सेट के लिए। क्या किया, फॉर्मूला याद रखने का बड़ा सिंपल तरीका है, एन ए एन बी एन सी जो एक एक वाले थे उनको क्या कर दिया मैंने आपका ऐड कर दिया, फिर जो दो दो का इंटरसेक्शन वाला पार्ट था उनको मैंने क्या कर दिया, सब्सट्रैक्ट कर दिया, और तीन वाले पार्ट को बच्चे मैंने क्या कर दिया आपका ऐड कर दिया। समझ में आया क्या बोला गया यहाँ पे सर, कि सर ए यूनियन बी यूनियन सी में क्या आ जाएगा, एन ए आ जाएगा, एन बी आ जाएगा, एन सी आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी एक जैसा, बी इंटरसेक्शन सी एक जैसा, सी इंटरसेक्शन ए एक जैसा, तीनों पोर्शन को मैंने क्या कर दिया आपका सब्सट्रैक्ट कर दिया। और इसके बाद बच्चे मैंने क्या किया आपका ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी वाले पोर्शन को क्या कर दिया आपका ऐड कर दिया। अब ध्यान से समझना कि सर यही आया, ऐसा ही क्यों आया, तो ध्यान से समझिएगा इसको थोड़ा सा ना समझना। मान लो मैंने सर आपका ये ए बनाया, ये मान लो सर आपका मैंने बी बनाया, ये मैंने सर आपका सी बनाया, ये आपका क्या आ गया सर ए। अब देखो बच्चे ध्यान से समझिएगा इस वाले क्वेश्चन को, सर मेरे को ये बताना, ध्यान से समझिएगा, एन ए और एन बी और एन सी ये तीन चीजें आपका एन ए एन बी एन सी। तो जब बच्चे मैंने ये पहला तीन टर्म लिखा तो मुझे ये बताओ, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये आया आपका एन ए वाला पार्ट आ गया, ये बच्चे आ गया आपका एन बी वाला पार्ट आ गया, इसमें ए इंटरसेक्शन बी कितने बार काउंट हुआ, मुझे ये बोलिएगा सर। जब मैंने एन ए लिखा और प्लस में सर आपका एन बी लिखा तो सर मुझे ए इंटरसेक्शन जो बी वाला रीजन था वो कितने बार काउंट हो गया, एन ए प्लस एन बी लिखने में ए इंटरसेक्शन बी वाला पोर्शन कितने बार काउंट हुआ, ए इंटरसेक्शन बी लिखने में कितने बार काउंट हुआ, दो बार काउंट हुआ, कितने बार काउंट हुआ, दो बार काउंट हुआ। तो दो बार काउंट तो नहीं कर सकते ना, एक ही बार काउंट करना पड़ेगा, तो उसको मैंने हटा दिया, जो दो बार काउंट किया तो उसको मैंने क्या कर दिया आपका हटा दिया। क्लियर। वैसे अगर आप बी और सी में आओगे तो आपका सर बी इंटरसेक्शन सी हटाना पड़ेगा, सी और ए में हटाओगे तो सर ये हटाना पड़ेगा। जब बच्चे आपने ऐसा हटाया तो मुझे ये बताओ आपका ये वाला पोर्शन आ गया। अब ये बताओ जब आपने ए इंटरसेक्शन बी वाला पोर्शन हटाया, बी इंटरसेक्शन सी वाला पोर्शन हटाया, सी इंटरसेक्शन ए वाला पोर्शन हटाया, तो आपने कितने बार तीनों ये कॉमन वाला पोर्शन हटाया, कॉमन वाला पोर्शन सर आपने कितने बार हटा दिया, कितने बार हटाया, तीन बार हटाया, तीन बार हटाया ना। और जब आपने लिया था तब कितने बार ऐड किया था, तीन बार ले लिया था। तो सर ये मतलब ये वाला पोर्शन क्या हुआ आपका हट गया, तो उसको बराबर लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ा सर आपका एक बार ऐड करना पड़ा। क्या करना पड़ा बच्चे आपका एक बार ऐड करना पड़ा। समझ में आया वाला रीजन, क्या बोला मैंने आपका, क्या ये वाला पोर्शन समझ में आया, क्लियर है सभी को। देखो एन ए लिखोगे तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी एक बार आएगा, ये लिखा तो दो बार दूसरा बार आ गया, ये लिखा तो तीसरा बार आ गया, ए इंटरसेक्शन बी करने में एक बार हट गया, बी इंटरसेक्शन सी करने में एक बार हट गया, सी इंटरसेक्शन ए करने में एक बार हट गया। तो मतलब सर जितना ऐड किया था उतना तो हट चुका, तो मुझे एक बार क्या करना पड़ेगा, इस पोर्शन को ऐड करना पड़ेगा। समझ में आया ये वाला फॉर्मूला, हाँ या ना, क्लियर है बोलिए, समझा अच्छे से सभी को, क्लियर। चलिए जल्दी से इसको लिख डालिए, प्रूफ कोई नहीं पूछने वाला, लास्ट में आपको फॉर्मूला ही याद आएगा, लास्ट में फॉर्मूला ही काम आता है, तो लास्ट का फॉर्मूला याद रखिएगा। चलिए जल्दी से इसको नोट डाउन कर डालिए, जल्दी से इसको नोट डाउन कर डालो।
किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो, किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो। हो गया बच्चों नोट डाउन? क्या बच्चे नोट डाउन हो गया? वेट, ठीक है, बिल्कुल वेट करेंगे, बिल्कुल वेट करेंगे, लिखिए आराम से। मजा आया ये वाला आज? डन बच्चे? यही हो गया? चलो हो गया। अगला पेज लिख डालो जल्दी से। बच्चे मुझे ये बताओ, अगर मैं आपको ये बोलूं कि सर A, B, C आर डिसजॉइंट सेट, आर डिसजॉइंट सेट, तो अगर बच्चे ए बी सी अगर आपका डिसजॉइंट सेट हो जाए तो आपका क्या आएगा? डायग्राम समझ में आता है? ए बी सी डिसजॉइंट सेट का कुछ ऐसा, एक आपका ये हुआ, ये आपका ये हुआ, और ये आपका ये हुआ, ये ए वाला पोर्शन, ये बी वाला, और ये वाला सी वाला। तब आपका जो ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला होगा, तो इसमें क्या आएगा? ये वाला पोर्शन जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, डायरेक्टली क्या हो जाएगा? एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी आ जाएगा। समझ गए? क्लियर? ए यूनियन बी यूनियन सी वाला पोर्शन कि सर अगर आपका डिसजॉइंट आ जाए, पर याद रखिएगा ये केवल कब है? जब ए बी सी आर द डिसजॉइंट सेट। तो अगर बच्चे डिसजॉइंट हो गया तो आपका क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी यूनियन सी, डायरेक्टली आप एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी लिख सकते हो। समझा? मेरे हिसाब से वाला समझ में आ गया होगा सभी को पोर्शन। आज होमवर्क कर लोगे तो और अच्छे से समझ जाओगे, आज होमवर्क कर लोगे तो और अच्छे से समझ जाओगे। नोट डाउन हो जाए तो बता देना, नोट डाउन हो जाए तो बता दीजिएगा। डन बच्चों? सभी का हो गया क्या? ठीक है, वेट करते हैं। डन? कोई डाउट? किसी को भी कोई डाउट है बच्चे? किसी को भी कोई डाउट है? कोई भी डाउट किसी को बच्चे? कोई डाउट नहीं है ना? नो डाउट।
ठीक है, समझ में आ गया बच्चे। मेरे को ये बताना वॉइड सेट का मतलब क्या होता है, वॉइड सेट और नॉन वॉइड सेट कहीं पे आएगा तो आप अभी से मीनिंग जान जाओ। वॉइड सेट और नॉन वॉइड सेट का मतलब, वॉइड और नॉन वॉइड का मतलब कोई बताएगा? वॉइड एज अ नॉर्मल लैंग्वेज में आप क्या समझते हो वॉइड से? यस करेक्ट जवाब। वॉइड सेट का मतलब क्या होता है बच्चे आपका? नल सेट, ये याद रख लीजिएगा, या एम्प्टी सेट ये लिख लीजिएगा, ठीक है, नल सेट या एम्प्टी सेट। और ये क्या आ जाएगा? नॉन एम्प्टी सेट आ जाएगा, ये लिख के रख लीजिएगा। हाँ करेक्ट, बिल्कुल सही, ठीक है। चलो तो फिर ठीक है, आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। आप लोगों को मैंने होमवर्क बता ही दिया है। CA1 HA1 पूरा क्या कर लेना आप लोग, कंप्लीट कर डालना, कंप्लीट पूरा। थोड़ा टाइम लगेगा पर आपको आज पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। जा सकते हैं, हो जाएगा ना ये, कर लीजिएगा ये वाला पार्ट, ये पूरा पार्ट आप लोग कर डालिएगा। चलो ठीक है, बाय बाय बच्चों, कल मिलते हैं, फिर कल डिस्कशन करेंगे आगे का पार्ट।